महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 अधिनियम संख्या 60 ये 23 दिसंबर 1986 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 2 अक्टूबर 1987 को प्रवर्तन में आया। अब इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञापनों के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके के प्रकाशन, लेखन, रंगचित्र या फिर आकृतियों में महिलाओं के अशिष्ट रूपण को प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों को अधिनियमित करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया है। इसकी धारा 1 क्या बताती है? इस अधिनियम को महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभाव के कारण ये उस तारीख से प्रवर्तित हुआ जब केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना जारी कर देते। केंद्रीय सरकार द्वारा पारित अधिनियम है, उसको राज्यपत्र में अधिसूचना तो आई थी 25 सितंबर 1987 को, ये प्रभावी हुआ है 2 अक्टूबर 1987 से। अब धारा 2 में परिभाषा बताई हुई है। तो पहली परिभाषा है विज्ञापन की। कम धारा क में बताया हुआ है विज्ञापन क्या होगा। तो कोई भी ऐसा नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज तथा इसमें जो है प्रकाश, ध्वनि, धुआं या फिर गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी सम्मिलित होगा। तो प्रकाश से तो वो लाइटिंग वगैरह करके आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो जिसमें महिलाओं का दृश्य रूपण किया हुआ है, या फिर कोई ऐसी ध्वनि भी इंक्लूड है इसमें। तो सिर्फ देखने से ही नहीं, किसी ध्वनि से भी अगर दृश्य रूपण हो रहा है तो भी सम्मिलित है विज्ञापन में। और धुएं के माध्यम से, गैस के माध्यम से भी आप अगर कोई विज्ञापन कर रहे हो तो वो भी सम्मिलित है। अब हमें बताया हुआ है वितरण। तो वितरण के अंतर्गत क्या, नमूने के तौर पर अगर कोई वितरण आप कर रहे हो तो वो भी सम्मिलित है। और चाहे आप ये नमूना मुफ्त में दे रहे हो या फिर इसके लिए चार्ज कर रहे हो, तो मुफ्त या अन्यथा किया हुआ वितरण चाहे वो नमूने के तौर पर क्यों ना हो। हमें बताया हुआ है महिलाओं का शिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है। तो स्त्री की उसके रूप, शरीर या किसी भी भाग का किसी भी रीति में ऐसे वर्णन जो उस महिलाओं को अशिष्ट होने का या फिर उस महिला के चरित्र को अल्पकृत या फिर उस चरित्र को अलंकृत करने का प्रभाव रखता हो, जिससे कि लोक दूषण हो या फिर नैतिकता पर कोई भी दुराचार, भ्रष्टाचार या क्षति की संभावना हो। मतलब जिसकी प्रवृत्ति जनता को दुराचार, भ्रष्टाचार या क्षति कार्य करने की हो, या फिर जिससे मोरालिटीज गिरती हो, नैतिकता कोई क्षति होती हो। अब हमें बताया है कि लेबल क्या होता है। तो किसी भी पैकेज पर या तो चिपकाई गई या फिर दिखाई देने वाली कोई भी लिखित, चिन्हित या सील लगी हुई, छपी हुई या रेखा चित्रित कोई भी सामग्री लेबल्स होती है। और हमें बताया है पैकेज क्या होता है। तो पैकेज के अंतर्गत कोई भी बॉक्स, कार्टून, टीन या फिर अन्य आवश्यक मतलब कि किसी भी तरीके का कोई भी कंटेनर। हमें बताया हुआ है विहित। विहित से क्या विपरीत है? इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम। अब धारा 3 प्रतिषेध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो है विज्ञापन, किसी भी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा, ना तो करवाएगा, ना तो उसकी व्यवस्था करेगा, ना उसमें भाग लेगा जिससे कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण हो। अब धारा 4 में बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रूपण या चित्र जिसमें किसी महिला का अशिष्ट रूपण किया गया, ना तो उत्पादित करेगा, ना तो करवाएगा, ना तो विक्रय करेगा, ना तो किराए पर देगा, ना तो वितरण का परिचालित करने, जैसे सर्कुलेट कर देते हो ना कभी व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फॉरवर्ड करते रहते हो, तो ना तो वितरण परिचालित करेगा, ना तो डाक द्वारा भेजेगा। उसके परंतु में इसे एक्सेप्शन बताया हुआ है कि बात किन किन लोगों को लागू नहीं होगी, मतलब किस प्रकार की चीज़ों पर लागू नहीं होगी। तो हमें बताया कि किसी भी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रूपण या आकृति पर जिसमें कि जिसका लोकहित में न्यायोचित होना इस आधार पर साबित कर दिया गया हो कि ऐसा जो मटेरियल, पुस्तक वगैरह है, वो विज्ञान, साहित्य, कला या सामान्य सरोकार की विद्या या फिर अन्य उद्देश्य के लिए या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी गई या प्रयोग की गई है। तो पहला तो आप उसको साबित कर दो कि वो लोकहित में न्यायोचित है और विज्ञान, साहित्य, कला या फिर सामान्य सरोकार की विद्या या फिर अन्य उद्देश्य के लिए वो न्यायोचित रूप से बनाई गई है। और या तो आप उसको धार्मिक प्रयोजन के लिए अगर वो रखी हुई है या फिर प्रयोग की गई है। तो अब हमें बताया कि कोई भी मूर्ति उत्कीर्ण किया गया, तो कोई भी मूर्ति है उत्कीर्ण किया गया, रंगचित्र किया गया, फिर अन्यथा रूप से कोई भी रूपण जो कि प्राचीन संस्मारक या फिर पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थों के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक पर हो या फिर उसमें हो, या किसी मंदिर या फिर मंदिर की मूर्ति को प्रवण करने के लिए प्रयुक्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई या प्रयुक्त की गई किसी रथ पर हो या उसके अंदर हो। तो किसी या तो मंदिर में हो या फिर मंदिर पर हो या फिर किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए हुए किसी रथ पर हो या फिर उसके अंदर हो। और गम बताया है कि कोई भी फिल्म जिन पर चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होते हैं उनको भी एक्सेप्शन दी गई। तो यहाँ 3 एक्सेप्शन दी हुई है। तो पहले में तो है कोई भी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर कोई भी आकृति है जिसका प्रकाशन लोकहित में अन्यायोचित हो या फिर वो धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयोग की जाती है। दूसरे में है कि कोई भी मूर्ति या फिर उत्कीर्ण किया हुआ या फिर रंगचित्र किया हुआ कोई भी मूर्ति के रूप में है, ये चाहे वो गुदी हुई हो या फिर पेंट की हुई किसी भी फॉर्म में हो मूर्ति, जो कि किसी प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल, अवशेष अधिनियम के अर्थों के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक है, या फिर दूसरा है कि किसी मंदिर में या फिर किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने वाले रथ में या फिर पर हो। और तीसरा है किसी फिल्म पर जो कि चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के अंतर्गत, जो जिस फिल्म पर इसके भाग 2 के उपबंध लागू हो रहे हैं। अब धारा 5 में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति दी हुई है। तो धारा 1 में इस नियमों के अधीन रहते हुए जैसे कि विहित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी राज्य पत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वो प्राधिकृत किया हुआ है। तो हमें बताया हुआ है कि सभी युक्त समय पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हुआ, हर समय वो ऐसी सहायता सहित जो कि आवश्यक हो किसी स्थान में जहाँ उसे ये विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। तो पहली पावर तो है प्रवेश और तलाशी की। दूसरी पावर है हमें बताया है कि कोई भी विज्ञापन या कोई भी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोग्राफ, रूपण, आकृति इस बारे में उसको विश्वास है कि वो इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करती है तो उसको अभिहित कर सकेगा। तो पहली तो प्रवेश, तलाशी। दूसरे में बताया हुआ अभिहित करना। तीसरे में बताया हुआ है कि अगर खंड क में उल्लिखित किसी स्थान पर कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई भौतिक पदार्थ है जिसका परीक्षण करना है तो उसका परीक्षण कर सकेगा और उसको अभिहित भी कर सकेगा यदि उसको विश्वास करने का कारण हो कि वो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए साक्षी बन सकता है। उसके परंतु में बताया हुआ है कि इस उपधारा के अधीन किसी प्राइवेट निवास गृह पर बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी स्थानों पर वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट निवास गृह पर उसको प्रवेश करना है तो वारंट के बिना वो ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे परंतु में बताया हुआ है कि अगर इस उपधारा के अधीन वो अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वो अभिग्रहण करना चाहता है किसी भी दस्तावेज या चीज़ का जिसमें कि ऐसा विज्ञापन है, तो और उसका अभिग्रहण उसको उकेरने या फिर अन्य किसी कारण से दस्तावेज से अलग करने के कारण उस वस्तु या चीज़ की अखंडता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य प्रभावित हो रही है, तो भी उसको अभिग्रहण करने की पावर होगी। मतलब कि अगर उसको उस चीज़ को दस्तावेज से अलग करना है अपन को जो कि आपत्तिजनक है और उससे उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी,
तो भी उसका विवरण किया जा सकता है, उसको ऐसे उकेर के या फिर हटा दिया जाएगा उस जगह से। धारा 2 में बताया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के उपबंध जो कि तलाशी और अभिकरण से संबंधित है, वो इस अभिकरण पर भी लागू होंगे। धारा 3 में बताया हुआ है कि जैसे ही वो व्यक्ति धारा 1 के खंड ख या ग में कोई भी चीज़ अभिलेख करता है तो उसे शीघ्रतम मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना पड़ेगा। अब धारा 6 में शास्ति का प्रावधान किया गया है, जो कि दंड कितना मिलेगा। तो धारा 3 या फिर धारा 4 का अगर आप उल्लंघन करें तो प्रथम दोषी सिद्धि पर तो किसी भी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा 2,000 रुपये तक का हो सकेगा। जो कि अगर द्वितीय या पश्चात दोषी सिद्धि होती है तो कारावास की अवधि हो जाएगी 6 मास तो मिनिमम होगी और 5 वर्ष मैक्सिमम, और इसके साथ में ही जुर्माना भी लगेगा जो कि 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। धारा 7 में बताया हुआ है कि अगर ये अपराध कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम के दिन कोई भी अपराध अगर कंपनी द्वारा किया गया है तो उसकी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का जो कि अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए भारसाधक या और उत्तरदायी था, उसको भी दायी ठहराया जाएगा और साथ में कंपनी को भी अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ये दोनों दंडित किए जाएंगे, कि कंपनी और उत्तरदायी अधिकारी दोनों को दंडित किया जाएगा। परंतु में बताया हुआ है कि ये धारा उस व्यक्ति को दायी नहीं ठहराएगी जो कि ये साबित कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया या फिर उसने अपराध को कारित करना निवारित करने के लिए सारी सम्यक सतर्कता बरती, मतलब उसने सभी समय तत्परता से कार्य किया। अब धारा 2 में बताया है कि धारा 1 में कुछ भी होते हुए अगर किसी कंपनी द्वारा अपराध किया जाना अविकथित है और ये साबित हो जाता है कि वो अपराध जो है किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या फिर मौनानुकूलता या फिर उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसी को दंडित किया जाएगा। मतलब जिसकी गलती से अपराध हुआ है उसको दंडित किया जाएगा। अब 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ कंपनी से विपरीत कोई भी निगमित निकाय और इसके अंतर्गत फर्म या फिर व्यक्तियों का संगम भी आता है, और दूसरा बताया हुआ है निदेशक से क्या तात्पर्य, तो फर्म के संबंध में फर्म के भागीदार को निदेशक समझा जाएगा। अब धारा 8 में बताया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए पहली बात तो ये कि जो अपराध है वो जमानती होगा और दूसरा ये है कि अपराध संज्ञेय होगा, मतलब कि बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है और अन्वेषण भी कर सकती है। अब धारा 9 में बताया हुआ है कि ना तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या फिर केंद्रीय राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध जो कि इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध ना तो कोई वाद, अभियोजन या फिर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब धारा 10 में बताया हुआ है कि नियम बनाने की शक्ति किसको है। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि केंद्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, और धारा 2 में बताया हुआ है कुछ विशिष्टता बताई हुई है जिस पर कि नियम बनाए जाने हैं। पहले धारा में व्यापक शक्ति है केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की, लेकिन इन विषयों पर तो नियम बनानी है, मतलब वह रीति जिस पर कि विज्ञापन और वस्तु का अभिकरण किया जाएगा, और वह रीति जिसमें इस अभिकरण की सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को प्रेरित की जाएगी जिसकी अभिरक्षा से वो विज्ञापन या फिर वस्तु अभिलिखित की गई है, और इसके अलावा और कोई भी विषय जिस पर आवश्यकता हो उस पर नियम बनाए जा सकेंगे। अब धारा 3 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम में बनाया हुआ प्रत्येक नियम जो है यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिनों की कालावधि के लिए रखा जाएगा। अभी 30 दिन जो है एक सत्र में या फिर 2 या 2 से अधिक सत्रों में से मिलकर भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन अब इस 30 दिनों के पहले अगर संसद के दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि इस नियमों में कोई उपांतरण करना है या फिर ये नियम नहीं बनाए जाने चाहिए थे, तो फिर उस 30 दिनों के बाद जो है ये नियम उपांतरित रूप में प्रभावी हो जाएंगे। और अगर कोई इस 30 दिन में कुछ भी उपांतरण या नहीं लागू करने का फैसला नहीं किया जाता है तो जैसे थे वैसे लागू रहेंगे। अब लेकिन मान लो कि अगर इनको उपांतरित कर दिया गया तो इसका कोई भी प्रभाव इस उपांतरण की सहमति से पहले के किसी भी कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये 30 दिन तो पता नहीं कितने सत्रों में पूरे हो रहे हैं, तो उसके पहले अगर इस नियमों के अनुसार कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो उसकी वैधता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सही रहेंगे, लेकिन जिस दिन से उपांतरित हो जाएंगे उस दिन से वो नियम बदले हुए हो जाएंगे और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा।